हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर इज ऑफिस एट वेदांतु। कैसी चल बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरों? सब बढ़िया एकदम। तो आज हम एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं और आज का टॉपिक है ऑल फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो मिरर फॉर्मूला हो, लेंस फॉर्मूला हो, आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला हो, आज हम वो सारे फॉर्मूलाज करने वाले हैं और एक बार उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी थोड़ा स्पेसिफाई करने वाले, ताकि आप जब डालोगे फॉर्मूलाज और जो वैल्यूज डालोगे उसमें कभी गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो एक छोटा सेशन है 10 से 15 मिनट का, पूरा फॉर्मूलाज का रिवीजन हो जाएगा। चाहो तो आप 2x में देख सकते हो फॉर रिवीजन पर्पसेस। इस वीडियो को फॉर रिवीजन ही लेना और फॉर क्विक रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। हाँ भाई, तो क्या क्या है फॉर्मूलाज, लेकिन शुरू करने से पहले एक सिंपल सा मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो सही लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और अगर आपको ऐसा ही एक सेशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। यू विल नेवर नो योर लिमिट्स अनलेस यू पुश योरसेल्फ टू देम। जब तक आप आगे बढ़कर अपने लिमिट्स को पुश नहीं करोगे तब तक समझ कैसे आएगा कि भाई आपकी लिमिट्स है क्या। बस इमेजिन ये रख, कभी भी हमेशा ये याद रखना कि यार आज जो आपकी लिमिटेशन है, अगर आप मेहनत करोगे तो कल वो लिमिटेशन नहीं रह जाएगी। आप धीरे धीरे उस लिमिटेशन को इंप्रूव करते जाओगे और आपकी जिंदगी में फिर कोई और नई लिमिटेशन आएगी। बस आपको यू हैव टू कीप पुशिंग गाइस, दैट्स व्हाट इट। आगे बढ़े, चलो फिर फोड़ते हैं भाई। तो बल्ले बल्ले के साथ सबसे पहला फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर का होता है मिरर फॉर्मूला, जो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या है भाई फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला जहां पर आपका f इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, v इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला इस चैप्टर का। उसके बाद फिर आती है आपकी मिरर फॉर्मूला, मिरर के आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का जो क्या कहते हैं डेफिनेशन होता है वो ये होता है, इट इज द हाइट ऑफ द इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो मिरर और लेंस के लिए सेम होता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन मिरर मैग्निफिकेशन लेंस मैग्निफिकेशन इज दिस वाला पार्ट। इट्स बेसिकली -v/u, जहां पर v अगेन इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और सामने नेगेटिव साइन लग जाती है। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। लेकिन मैग्निफिकेशन का इटसेल्फ बहुत अच्छे सिग्निफिकेंसेस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं और वो सिग्निफिकेंस अभी हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला सिग्निफिकेशन ये है, अगर मान लो m की वैल्यू, ठीक है, अगर m की वैल्यू -2 है तो ये माइनस क्या इंडिकेट करती है और ये 2 क्या इंडिकेट करती है, इसको समझते हैं जल्दी से जिनको नहीं पता है। हमेशा याद रखना कि m की जो भी साइन होगी ना, जो भी नेगेटिव होगा पॉजिटिव साइन, जो भी साइन होगा, साइन विल ऑलवेज इंडिकेट द नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर का क्या मतलब होता है? नेचर का मतलब होता है कि भाई ये रियल है इमेज कि ये वर्चुअल है इमेज। हमेशा यही बताता है ये नेगेटिव साइन, बस और कुछ नहीं। और ये जो आपकी 2 होती है, ये जो नंबर होता है, द नंबर ऑलवेज इंडिकेट्स वन सिंपल थिंग एंड दैट इज द साइज। क्या इंडिकेट करता है भाई? साइज। दुगना हो गया आपका इमेज का साइज, 4 गुना हो गया है, आधा हो गया है, कुछ भी हो गया है। ठीक है, हमेशा ये इंडिकेट करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है, तो पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइज में ये होता है, अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, इक्वल टू 1 आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है। कैसे सर? कैसे बोल दिया आपने ऐसे? भाई सिंपल है, कैलकुलेशन करके देखो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 बताया जा रहा है। तो अगर मैं इसको वहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगी? ये बन जाएगी हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आपके हाइट, आपका जो मैग्निफिकेशन है 1 है, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। प्लेन मिरर का केस हो गया, या तो मान लो कि अगर कॉनकेव मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तीसरा रे डायग्राम वो सीन हो जाती है। अब मान लो अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेस देन 1। तो अगर मैं इसको वहां ले जाऊंगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है। यानी कि आपका जो इमेज बना है वो क्या बना है? वो डिमिनिश्ड बना है, वो डिमिनिश्ड इमेज बनी है अगर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीके से यार, 1 से छोटा तो छोटा इमेज, 1 से बड़ा तो बड़ा इमेज, 1 के बराबर तो बराबर इमेज, ऐसे याद रखो, है ना, सिंपल तरीके से। तो 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? सेम कैलकुलेशन आप करोगे, m इज ग्रेटर देन 1, दैट वुड इंडिकेट दैट हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 1। इसको मैं वहां ले जाऊंगा तो हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, यानी कि आपका इमेज जो बना है वो मैग्नीफाइड इमेज है।
आपके कॉनकेव मिरर का चौथा रे डायग्राम, पांचवा रे डायग्राम और सिक्स्थ रे डायग्राम m ग्रेटर देन 1 आएगा। आपके कॉनकेव मिरर का पहला रे डायग्राम, दूसरा रे डायग्राम m लेस देन 1 आएगा। कॉन्वेक्स मिरर के सारे रे डायग्राम m लेस देन 1 ही आएंगी। m इक्वल टू 1 सिर्फ प्लेन मिरर के लिए आती है और आपके कॉनकेव मिरर के तीसरे रे डायग्राम के लिए आती है। ये सारी चीज़ें हमने बना दी है, समझ गए होगे आप। इसको नोट डाउन भी कर लेना स्पेशली, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगी। तो ये मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस हो गया। अब जैसे मैंने बताया m, अब साइन की बात करते हैं। साइन बहुत सिंपल अगेन, अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये हो जाएगा रियल इमेज, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। अब मैग्निफिकेशन की सिग्निफिकेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि मिरर के लिए और लेंस के लिए ये सिग्निफिकेंस सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ जी, मैग्निफिकेशन का सिग्निफिकेंस लेंस और मिरर के लिए एब्सोल्युटली सेम है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो अगर आप एक का याद रखो, दूसरा अपने आप सेम ही रहेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है, जैसे मैंने यहाँ पे m इजिकल टू -2 लिखा था, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों का, सर जी m इजिकल टू -2 अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का इमेज है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज, डिमिनिश्ड, सेम साइज? एक बार चार्ट में जल्दी से बताइए मेरे को, देखते हैं। 5 सेकंड में दे रहा हूं आपको, ठीक है? 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। वक्त होता है अभी के अभी खत्म। जल्दी बताओ, है क्या? पता है? नहीं पता? ओए होए, बहुत इजी है, मैं बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से इसको। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर m इज इक्वल टू -2 है। अब देखो -2 तो 1 से छोटा होता है। -2 इज एन इंटीजर विच इज लेस देन 1, तो दिस शुड बी अ डिमिनिश्ड इमेज। नेगेटिव है तो रियल है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉरवर्ड एंड डू अ मिस्टेक सेइंग दैट कि दिस इज अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, एंड दैट इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस गो एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है उन्होंने तो ये गलती बिल्कुल नहीं की होगी। आपको ये बात समझनी है कि ये एक्चुअली में एक रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड इमेज है। सर एनलार्ज कैसे? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि वो रियल है कि वर्चुअल। साइज सिर्फ नंबर बताती है, उसमें साइन को कंसिडर नहीं करना होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। 2 है, 2 वैल्यू जो नंबर है वो 1 से ज्यादा होती है, इसलिए ये रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज है। इसको याद रखिएगा। अब ये स्टेटमेंट बोलने के बाद फिर बच्चों दिमाग में, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो सर डिमिनिश्ड इमेज कैसे? एक एग्जांपल बताइए डिमिनिश्ड इमेज का। यार मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -0.5, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +0.25, ये सारे जो हैं, ये वाला आपका ऊपर वाला, ये रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज है, क्योंकि 1 से कम होती है 0.5 की वैल्यू। दूसरा वाला ये वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज है। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। 0.5 इज लेस देन 1, इट्स अ डिमिनिश्ड इमेज। ये होते हैं एग्जांपल्स। तो इस बात को लेके कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है? हो गया क्लियर? तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले, हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट येट। ओए ओए रुको, उठा लेता हूं। ठीक है, तो अब भाई वीडियो को शेयर करने का वक्त आ गया है, सब्सक्राइब करने का वक्त आ गया, क्योंकि हम होपिंग कि आपको अब तक मजा आ रहा है। तो आपका जो स्पेरिकल मिरर्स वाला केस है ना, रिफ्लेक्शन वाला केस है, उसमें इतने ही फॉर्मूलाज हैं। आपका मिरर फॉर्मूला हो जाता है, उसके बाद आपका मैग्निफिकेशन हो जाता है, बस इतने ही फॉर्मूला है, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू दी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अब रिफ्रैक्शन में लेंस फॉर्मूला करने से पहले मेरे हिसाब से हमें कर लेना चाहिए आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेसिस में पहले वही आता है ना? तो चलो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूलाज कर लेते हैं, उसके बाद लेंस में जाएंगे, ठीक है बेटा? तो रिफ्रैक्शन पे हम आ गए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, वो होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, एंड देन कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो ये n की वैल्यू होती है एक्चुअली n2 अपॉन n1, क्योंकि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है? n2 अपॉन n1 होती है, पूरी फॉर्मूला ऐसे होती है, ठीक है? तो दिस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जहां पे कहा जाता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, जिसको हम n2 अपॉन n1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। v1 अपॉन v2 भी तो भाई आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देता है, ठीक है? उसके बाद फिर प्रॉपर फॉर्मूला आती है आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम NA से डिनोट करते हैं, या तो NM से भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है?
तो अगर मुझे किसी भी मटेरियल का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है तो मैं क्या करूंगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिनोटेड बाय c टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं। ये हो जाती है आपकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, एब्सोल्यूट हो गया, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब तीसरा और आखिरी फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको भी थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि यार ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम से ही समझ में आता है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेट करना, है ना। आपके रिलेटिव्स कौन है, जो आपके फैमिली से रिलेटेड हैं, इसलिए हम उनको रिलेटिव कहते हैं। करेक्ट है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करता है किसी और चीज से। किसी से रिलेट करता है, आप अगर मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करोगे, कंपेयर करोगे, तो उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। सिंपल सिंपल लोचा, है ना। तो मान लो अगर आपके पास दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, सॉरी पीपल, एक सेकंड दे देना। हाँ बढ़िया, म्यूट पे डालना भूल गया मैंने। ठीक है भाई, तो ये क्लियर है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे मैंने कहा रिलेट। तो मान लो कि अगर आपके साथ दो मीडियम है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम, दो मीडियम्स आपके साथ, अगर हम इन दोनों मीडियम्स के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पहले मीडियम को दूसरे मीडियम से रिलेट कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा n1 अपॉन n2। मैंने पहले मीडियम को दूसरे मीडियम से रिलेट किया, और इसका इक्वेशन किससे इक्वल होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिनोशन कैसे होता है समझो ध्यान से। जो न्यूमरेटर में है वो नंबर पहले आएगी, जो डिनोमिनेटर में वो नंबर बाद में आएगी। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे डिनोट करते हैं, जब आप n12 लिखोगे तो टीचर्स और सब लोग ये समझेंगे कि ओके आप पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट कर रहे हो। सिंपल। ठीक है, वैसे ही तो अगर मैं मान लो n12 को लिख रहा हूं n1 अपॉन n2, अभी हमने पढ़ा था कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो होता है c अपॉन v होता है। तो यहां पर क्या मैं c अपॉन v लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। n1 के बदले आप लिख सकते हो c अपॉन v1, n2 के बदले लिख सकते हो c अपॉन v2, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसमें देखो c कट जाएगा, बचेगा क्या, v2 अपॉन v1 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया भाई, सब चीज गिर क्यों रही है आज से, आज मैंने हाथ में मक्खन लगा लेता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। दिस बिकम्स योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परफेक्टली क्लियर। तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पे एक डाउट आता है बच्चों का, मान लो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 जो ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n1 है वो 10 है और ये 5 है। ठीक है, तो n1 अपॉन n2 करूंगा तो 10/5 होगा, क्या वैल्यू आएगी 2। अब मान लो अगर मैं 1 को 2 से रिलेट नहीं कर रहा बल्कि 2 से 1 रिलेट कर रहा हूं, 2 से 1, तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, 2 से 1 मतलब सर 5/10, 0.5। समझ रहे हो। तो उल्टा कर देने से, उल्टा रिलेट करने से, इसको मैं ऐसे समझाता हूं, आप अपने पापा और मम्मी के क्या हो, बेटा या बेटी हो, अलग वैल्यू है। आपके पापा मम्मी आपके क्या है, पापा और मम्मी है, वैल्यू अलग है। समझ रहे हो ना, डिनोशंस आर डिफरेंट, वैल्यूज आर डिफरेंट। जब आप रिलेशन उल्टा कर देते तो वैसे ही यहां पर भी रिलेशन उल्टा कर दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी, n2 अपॉन n1 की वैल्यू 0.5 आएगी, इसलिए उसका फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे n21। इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप दो को एक से डिनोट कर, एक से रिलेट कर रहे हो, और n2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा c अपॉन v2, n1 का होगा c अपॉन v1, दोबारा c कट जाएगा, v1 अपॉन v2 आपकी वैल्यू आएगी। और यही v1 अपॉन v2 हमने लिखा था यहां पर, जिसके बदले मैंने n2 अपॉन n1 लिखा। देखा, अब देखा कहां से ये n2 अपॉन n1 आया, यहीं से आता है, इसलिए मैंने कहा था कि ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये थे आपके सारे फॉर्मूलास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे बढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला की तरफ। या लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू योर मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बस ये साइन डिफरेंस हो, आपने नोटिस कर लिया होगा, मिरर में पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसका सिंपल तरीका याद रखने का, क्योंकि बहुत बार मैं खुद लेंस के न्यूमेरिकल में मिरर फॉर्मूला डाल देता हूँ, मिरर के न्यूमेरिकल में लेंस फॉर्मूला डाल देता हूँ। सिंपल तरीके से याद रखना है, तो आपको बस याद रखना है मेरा शॉर्टकट MPLN। ठीक है, MPLN आपको याद रखना है, ये शॉर्टकट है
टू रिमेंबर कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आती है। एमपीएल जो चलता है हमेशा आईपीएल के टाइम पे ऐसे याद रख सकते हो, या तो फिर इसका निमोनिक फुल फॉर्म है, क्या है वो, मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा। ठीक है, मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा। आपका कोई भी दोस्त है जो एल से शुरू होता है जिसका नाम, उसका नाम यहाँ पे डाल दो। मिरर पकड़कर लाविन्या नाची, लिखिता नाची, है ना, लक्ष्य नाचा, लोकेश नाचा, जो नाम डालना है यहाँ पे डाल दो। मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा, जो ये इंडिकेट करता है कि भाई मिरर, एम स्टैंड्स फॉर मिरर, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एल स्टैंड्स फॉर लेंस एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो मिरर पकड़कर लक्ष्य नाचा मीन्स मिरर इज पॉजिटिव, लेंस इज नेगेटिव, ऐसे याद रख सकते हो। वैसे अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है जैसे मिरर में होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। इसको भी याद रखने का तरीका हो जाएगा MNLP, जिसका फुल फॉर्म मेरे को बच्चों ने ही बताया था कि मुझे नॉटी लोग पसंद है, मुझे नॉटी लोग पसंद है। ठीक है, तो मिरर विल बी नेगेटिव एंड लेंस विल बी पॉजिटिव। देखा मेरा कितना शरीफ वाला फुल फॉर्म था, और आप लोगों का देखो यार गंदगी भरी हुई तुम्हारे दिमाग में तो। ठीक है, तो मुझे नॉटी लोग पसंद है, याद रख सकते हो, जहां पर मिरर विल बी नेगेटिव और लेंस विल बी पॉजिटिव। ये तरीका हो गया लेंस फॉर्मूला याद रखने का। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर विच इज पावर। पावर का डेफिनेशन ये है कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में ही लेना है, और फिर पावर की वैल्यू आपको आएगी डायोप्टर्स में, जिसका डिनोशन है कैपिटल डी। यहाँ पर मीटर्स में ही लेना है, मीटर्स में नहीं लोगे तो डायोप्टर्स में नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझसे क्यों लेना सर ऐसे, यार सिंपल तरीका है ना। जैसे मान लो आपका फोर्स का यूनिट क्या होता है, आपका हो गया सर न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट है न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो 9th ग्रेड में आपने पढ़ा था। अब मान लो यहाँ पर मास ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है नहीं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है। तो आप क्या करोगे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते थे, वैसे यहाँ पर अगर आपको पावर डायोप्टर्स में चाहिए तो फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बबुआ, हो गया। तो दैट वाज इट पीपल, आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस एंटायर सेशन एंड आई रियली होप कि आपको मजा आया होगा। तो इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे से अगर इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हो तो अभिषेक सर वेदांतु मेरी इंस्टा आईडी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस ऑफ हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। आपको लग रहा होगा अभिषेक सर आज ट्यूशन में क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आज टीचर्स डे तो हम काहे यहाँ पे होंगे, है ना, यूनिफॉर्म में। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना अगर आपको वर्थ लगता है तो मुझे होपिंग है कि सारे लाइट के फॉर्मुलास हमने कर लिए हैं। जैसे मैंने कहा था ये रिवीजन पर्पस के लिए है, तो आपको फॉर्मुलास मैंने समझा दिया है, लेकिन जब तक इसकी थियरी पीछे समझ में नहीं आएगी, आप नहीं कर पाओगे, साइन कन्वेंशन नहीं कर पाओगे, रे डायग्राम्स नहीं पता है, तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, सबसे एंड में जाओ, आपको मिलेगा एक सेट ऑफ प्लेलिस्ट, सीबीएसई क्लास 10 वन शॉट प्लेलिस्ट। उसको देखिए, पूरी थियरी कंप्लीट करिए हर चैप्टर का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक signing off. Enjoy life, stay home, stay safe and stay strong. Peace guys.